आज हम परासरण दाब का मापन देखेंगे और परासरण दाब को मापने के लिए बर्कले और हार्टले ने एक उपकरण का निर्माण किया। किसने? वैज्ञानिक का नाम क्या? बर्कले और हार्टले ने क्या किया? उपकरण का निर्माण किया। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुका है कि परासरण दाब होता क्या है, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं उस दाब को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो यहाँ पे वही क्रिया होने वाला है, परासरण की क्रिया होगी और हम क्या लगाएंगे? दाब। क्या बोला मैं? परासरण की क्रिया होगी और हम लोग क्या लगाएंगे? दाब। इधर उपकरण लगा रहेगा, उसी दाब को हम लोग क्या कह देंगे? परासरण दाब कह देंगे। तो इस उपकरण को बर्कले और हार्टले द्वारा बनाया गया। इस टॉपिक को 3 तरीके से लिखा जाता है। इसका आंसर सबसे पहले लिखा जाता है उपकरण का वर्णन। उपकरण का वर्णन आपको पहला हो गया, दूसरा हो गया विधि टॉपिक और तीसरा हो गया आपका विशेषता। 3 नंबर में प्रश्न आता है आपका, ये आपको देगा 1 अंक, ये आपको देगा 1 अंक और ये आपको देगा क्या चीज? विशेषता कितना देगा? 1 अंक का देगा। तो देखते हैं एक अंक का तैयारी करते जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है? इस विधि के उपकरण में 2 समकेंद्री नलियां होती है। देखो पूरा थ्योरी है, आपको सुनना है ध्यान से। आप जितना सुनोगे आपको उतना समझ आएगा, ठीक है? देखना, मैंने पहले क्या बोला कि इस विधि के उपकरण में 2 समकेंद्री नलियां होती है। ये मैंने पहला पॉइंट बोला। क्या चीज? कि इस विधि के उपकरण में 2 समकेंद्री नलियां। तो कहां है ये समकेंद्री नलियां? इन 2 नलियों को बोला गया है कि 2 समकेंद्री नलियां। इस विधि के उपकरण में 2 समकेंद्री नलियां होती है। भीतरी नली सरंध्र होती है। भीतरी नली क्या होती है? सरंध्र होती है। मैं दूसरा पॉइंट बना देता हूं। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि इस विधि के उपकरण में 2 समकेंद्री नलियां होती है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि जो भीतरी नली दिख रही है वो कैसी होती है? सरंध्र होती है, सरंध्र युक्त होती है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, भीतरी नली के एक ओर क्या लगा हुआ है? केशिका नली। क्या लगा हुआ है? केशिका नली तथा दूसरी ओर लगा होता है टोटीदार कीप। तीसरा पॉइंट क्या चीज? कि भीतरी नली के एक ओर केशिका नली तथा दूसरी ओर टोटीदार कीप लगी होती है। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। आंसर लिखोगे तो पॉइंट बना के नहीं लिखिएगा, आपको थ्योरी के रूप में लिखना है। मैं आपको याद रखने के लिए पहला, दूसरा और तीसरा करके बता रहा हूं। पहला मैंने क्या बोला कि इस विधि के उपकरण में 2 समकेंद्री नलियां होती है। भीतरी नली क्या होती है? दूसरा सरंध्र होती है। और तीसरा मैंने क्या बोला कि भीतरी नली के एक ओर केशिका नली तथा दूसरी ओर टोटीदार कीप लगी होती है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। तो चौथा पॉइंट है कि भीतरी नली के दीवारों पर, ये भीतरी नली है, इसके दीवारों पर क्या लगा हुआ है? अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लगा हुआ है? यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली लगा हुआ है। किसका? तो कॉपर फेरोसाइनाइड का। चौथा पॉइंट बन गया कि भीतरी नली के दीवारों पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। टोटल कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, भीतरी नली में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। उसको दोनों ओर वह विलयन भरा हुआ है जिसका परासरण दाब ज्ञात करना है। 5वां पॉइंट क्या बन गया? भीतरी नली पर जल भरा होता है तथा उसके दोनों ओर वह विलयन भरा होता है जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। उसके बाद आ जाता है आपका 6वां पॉइंट। 6वां पॉइंट क्या हो जाएगा? ये जो आपको बाह्य भाग दिख रहा है, ये पूरा संपूर्ण बाह्य भाग, ये जो बाह्य भाग होता है मिश्र धातु गन मेटल का बना होता है। किसका बना होता है? गन मेटल का बना होता है, ठीक है? 6वां पॉइंट मैंने क्या बोला कि इस उपकरण का बाह्य भाग जो है वो किसका बना होता है? गन मेटल का बना होता है। 7वां और लास्ट पॉइंट, उपकरण के ऊपरी सिरे पर, उपकरण के ऊपरी सिरे पर पिस्टन तथा दाब मापी लगा होता है। क्या लगा होता है? पिस्टन तथा दाब मापी लगा होता है। एक बार ध्यान सुनिएगा फिर से, जो मैं यहाँ पे चित्र बनाया हूं उसी का मैंने 7 बिंदुओं पर वर्णन किया हुआ है। अब एक एक बिंदुओं को ध्यान से देखिए। इस विधि के उपकरण में 2 समकेंद्री नलियां होती है। पहला हो गया। भीतरी नली सरंध्र होती है। दूसरा हो गया। भीतरी नली के एक ओर केशिका नली तथा दूसरी ओर टोटीदार कीप लगी होती है। चौथा पॉइंट मैंने क्या बोला? भीतरी नली पर क्या भरा होता है? जल भरा होता है तथा उसके दोनों ओर वह विलयन भरा होता है जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। उससे पहले मैंने क्या बोला था कि भीतरी नली के दीवारों पर कॉपर फेरोसाइनाइड की क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। उपकरण का बाह्य भाग किसका बना होता है? गन मेटल का बना होता है और इस उपकरण के ऊपरी सिरे पर पिस्टन तथा दाब मापी लगा होता है। यदि आप इतना लिख लेते हो, थ्योरी के रूप में लिखना पॉइंट नहीं, अगर आप इसको लिख लेते हो आपका 1 नंबर कंफर्म हो गया उपकरण का वर्णन करके।
दूसरा आ जाता है आपका विधि। क्या आ जाता है आपका विधि। देखिए विधि में क्या है, मैंने क्या बोला, परासरण की क्रिया होगी, हम लोग लगाएंगे दाब। परासरण की क्रिया होगी और हम लोग ये पिस्टन दिख रहा है, उस पिस्टन की सहायता से क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। बगल में है दाबमापी, वो बता देगा आपने कितना दाब लगाया, और जो दाब लगाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे। तो होता क्या है, ये जो विलायक इसमें जल भरा होता है वो केशिका नली में एक निश्चित स्तर पे जाके रुक जाता है। मान लीजिए विलायक यहाँ तक है, अब इधर अर्धपारगम्य में झिल्ली हो गया, इधर क्या हो गया बीच में विलायक, ऊपर क्या है विलियन, नीचे क्या है विलियन, इस पर कोई जगह नहीं है, इस पर ये भरा हुआ, लेकिन इधर स्पेस खाली है, इधर स्पेस है। अब परासरण का मतलब क्या होता है, विलायक का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर किसको पार करके, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके क्या होना, स्वतः प्रवाह होना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। पिछली कक्षाओं की वीडियो को देखना, परासरण का मतलब इस पर क्या दिखा है, विलायक जो है कम सांद्रता, विलयन जो है अधिक सांद्रता, ये अपने अर्धपारगम्य झिल्ली को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। और जब पार करेगा तो ये जो केशिका नली में जो जल का स्तर जो यहाँ तक था, तो जब जल ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इधर से क्या होगा, जल का स्तर धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आने लगेगा। और जैसे ये नीचे आएगा तो अब हम क्या करेंगे, देखने ये नीचे आ गया, जैसे समझ आ गया नीचे आ गया, हम पिस्टन की सहायता से इतना दाब लगाएंगे कि जो जल का स्तर जो नीचे आया हुआ है वो पहले तक पहुंच गया। जो जल का स्तर है वो कहां तक पहुंच गया, पहले जैसा हो गया, समझ गए कि जितना भी दाब लगाए वही दाब क्या है, परासरण दाब। देखो मैंने इसको पूरे शाब्दिक अर्थ में बता दिया कैसे कैसे क्या होता है। परिभाषा बोलते तो क्या बोलते हैं कि सर्वप्रथम केशिका नली में जल का स्तर नोट कर लेते हैं। परासरण की क्रिया होती है, विलायक अपने आप स्वतः विलयन को क्या होने लगते हैं, स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे केशिका नली में जल का स्तर क्या हो जाएगा, नीचे आने लगता है। तब इस स्थिति में पिस्टन की सहायता से कितना दाब लगाते हैं कि जो जल का स्तर है वो पहले जैसा क्या हो जाए। उसी दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। विधि समझ आया ना। उसके बाद देखिए विशेषता क्या है इसका। देखो पहला विशेषता तो ये है भाई, मान तुरंत आ जाता है, जैसे ही हम दाब लगाते हैं हमारा मान तुरंत आ जाता है, पहला विशेषता। दूसरा ये कि हमको ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ता, तो इसका क्या बोल सकते हैं, उपकरण के टूटने की संभावना कम होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली कैसी झिल्ली होती है, जिस पर विलायक के कण पार होते हैं, विलय के कण नहीं, तो सांद्रता में बदलने वाला बातें नहीं है। अगर मान लो इसमें कभी इसमें आ जाता, सांद्रता बदल जाता, जब सांद्रता बदलता तो मान गलत आता। लेकिन ये झिल्ली क्या कर रहा है, इसके विलय को रोक दिया, विलायक को आने दे रहा है, तो सांद्रता बदलता ही नहीं है, तो मान बिल्कुल सही आता है इसका। आगे समझ में। होना तो सांस लेवन दे, कब बोलिया भैया, थक गया। आगे देखिए आगे हम देखते हैं कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। पिछले कक्षा में मैं अणुसंख्यक गुणधर्म में 4 उदाहरण बताया था। एक मैंने क्या बताया था, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा मैंने क्या बताया था, परासरण दाब, तीसरा बताया था क्वथनांक में उन्नयन, और चौथा क्या है, हिमांक में अवनमन करके बताया था। अब यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि वाकई में परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। 3 नंबर का ये प्रश्न है। आप जितना डीपली जाओगे आपको 11वीं में जाना पड़ेगा, आप उसका नोट्स देखना पड़ेगा, उसके बाद जाके बनेगा 3 के लिए। और आप चाहो तो बिल्कुल सटीक बना सकते हो। आप 3 नियम को याद रख लो। एक याद रख लो बॉयल वान-ठाप नियम, एक आप याद रख लो चार्ल्स वान-ठाप नियम, और एक याद रख लीजिए इधर, ठीक है, एक याद रख ले एवोगैड्रो वान-ठाप नियम, वान-हाफ नियम। कक्षा 11 में हम बॉयल का नियम पढ़े, चार्ल्स का नियम पढ़े, एवोगैड्रो का नियम पढ़े। उसका मतलब किसने दिया, वान-ठाप ने दिया, और वान-ठाप ने बता दिया कि परासरण दाब एक कैसा अणुसंख्यक गुणधर्म है, इसलिए उस नियम पर ऐड हो गया। कौन ऐड हो गया, वान-ठाप ऐड हो गया। जैसे बॉयल का नियम हमको पता है, बॉयल वान-ठाप नियम क्या है, तो याद रख लीजिए पाई प्रोपोर्शनल टू 1/v। बॉयल वान-ठाप नियम क्या है, पाई प्रोपोर्शनल टू 1/v, कक्षा 11वीं। चार्ल्स वान-ठाप नियम क्या, पाई प्रोपोर्शनल टू कितना, t, और एवोगैड्रो वान-ठाप नियम क्या, तो पाई प्रोपोर्शनल टू कितना, n। इस 3 सूत्रों को याद कर लो, आपका ये बन गया। इसको दे दिए समीकरण 1, इसको दे दिए 2, और इसको दे दिए कितना, 3 दे दिए। ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। क्या करने पर, तीनों से, समीकरण 1, 2 व किससे, 3 से। अब हम देखते हैं इधर भी क्या दिख रहा है, पाई, इधर भी दिख रहा है पाई, इधर भी क्या दिख रहा है पाई, तो इस साइड क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। फिर क्या लगा देंगे,
प्रोपोर्शनल लगा देंगे, इधर 1/v, इसमें क्या है t, इस पर क्या है n, जो ऊपर वाला ऊपर गुणा क्या हो गया nt बटे कितना v करके हो जाएगा पाई प्रोपोर्शनल टू। अब इसके बाद ये हटेगा तो बदले में क्या देगा नियतांक, तो लगा दे नियतांक r, तो क्या लिख दे nRT बटे कितना v करके। एक बार देख लीजिए समीकरण 1 2 और 3 से तीनों को मिलाकर लिखने पर ये आपका यहां तक आएगा। फिर याद कीजिए n बटे v बराबर कितना c, n बटे v बराबर कितना c, तो ये आपका किस तरह से लिखेगा, चूंकि c बराबर n बटे कितना v से उस पर पुट अप कर दीजिए पाई बराबर n बटे v जो दिख रहा है उसको कर दीजिए CRT। ये क्या है स्थिरांक, t क्या है पहला नियम चले जाओ वर्ग का नियम, t भी क्या है स्थिर है। अतः जैसे ही हम लोग क्या करेंगे इसको हटाएंगे, r स्थिर है t स्थिर है, जो बराबर में क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो पाई प्रोपोर्शनल टू कितना c करके आ जाएगा। या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई प्रोपोर्शनल टू कितना n बटे कितना v, और जैसे ऊपर n आया, n है क्या विलेय का मूल, n क्या है यहाँ पे विलेय का मूल। अब आप खुद देख लीजिए कि n प्रोपोर्शनल, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है ऊपर वाला बढ़ता है ये भी बढ़ता है, ये बढ़ता तो ये क्या होता कम होता। तो ये किस पर निर्भर करे, मूल पर निर्भर करे, किसका मूल विलेय का मूल, और जो विलेय के मूलों पर निर्भर करेगा वो कौन सा गुणधर्म कहलाता है, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं, जस्ट इसके नीचे लिख देना आपको, अतः हम कह सकते हैं कि पाई, पाई का मतलब क्या है परासरण दाब, और n का मतलब क्या है मूल, मूलों की संख्या पर क्या करता है निर्भर करता है, और जो मूलों की संख्या पर निर्भर करता है वह क्या कहलाता है अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।